अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल है? चौधरी साहब कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब सबसे पहले बताएं कि ये कितने खानदानों की दुश्मनी थी और अभी तक इस खानदानी दुश्मनी में कितने लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं दोनों तरफ से? ये सवाल है दो। एक तो ये है कि इस फैमिली के कितने अफराद कत्ल हुए हैं जो इस दुश्मनी की जद में हैं, इस दुश्मनी की जद में हैं, या जो खानदानी चलती आ रही है ना मुख्तलिफ लोगों के साथ। इस खानदान के जो है ना 4 अफराद जो है ना दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, परदादा, दादा, वालिद और बलाज। आपको एक मजे की बात अब मैं बताता हूँ प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कि गायबी इशारे इंसान को हो जाते हैं। कई लोग मेरी जिंदगी में, मेरे दोस्त ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने मरने से या कत्ल होने से पहले जो है ना ख्वावन नागहानी, ख्वावन जानी, किसी भी मौत से वो दुनिया से कूच करके गए हैं ना, इत्तफाकात ये हुए हैं। अब बलाज के साथ क्या हुआ है, उसके अड्डे के अंदर ना एक दीवार है। ये मैं लोगों को सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट ही यहाँ से करूंगा। इत्तफाक कह लें या कह लें उसको किसी चीज का अंदाजा था। उसने 3 अफराद की तस्वीर वहां पर बनाई है, दादा की, परदादा की और वालिद की। और वो दीवार फर्ज कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो 30 फुट उसकी लंबाई है ना तो 10-10 फुट पे 3 तस्वीरें लगती ना तो दीवार का जो है ना देखने में खूबसूरत हो जानी थी। आप जाकर उनके अड्डे में देखें। और मैंने कल वो वीडियो के अंदर देखा और मुझे फौरी तौर पे जो है ना मेरे जहन में आया कि मैं लोगों को बताऊं कि ऐसे इत्तकाफात जो है होते हैं। ये गलत बात नहीं है कि ऐसे नहीं होता, होता है। 3 तस्वीरें लगी हैं एक साइड पे और सेम साइज की चौथी जगह बलाज ने तस्वीरें जब बनवाई थी ना वो छोड़ दी थी। शायद उसको ये अंदाजा था कि आने वाले वक्त में जो है ना मेरी तस्वीर यहाँ पर लगेगी। ये जो है ना कुदरत का बहुत ज्यादा अजीब इत्तेफाक है, तो ये जरूर जाके आप देखिएगा। दूसरा, इस घर के 4 अफराद जो है ना दुनिया से कूच कर गए और वो मुख्तलिफ दुश्मनियां थी। इसके परदादा की नत्थू पहलवान की जो दुश्मनी थी ना वो मुझे नत्थू की जो स्टोरी है ना, इसके मेरे पास ना कोई विटनेस थे, ये तो सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि वो कहते हैं कुछ छुरी मार के मार दिया, ऐसे हो गया। और जाहिर है कि अगर वो पार्टीशन के 10 या 15 साल 20 साल बाद की दुश्मनी थी तो उस वक्त तो टांगे होते थे थानों में। वो पुरानी बात है, वो सुनी है जो यूट्यूब से, वो मैंने आपको बता दी। दादा को जो है ना वो शूटर थे, बकायदा कातिल थे। वो पहले भी हनीफे ने मर्डर किया हुआ था, बाला भी मर्डर में रह चुका हुआ। और मेरे ख्याल ये इन्हीं के पास काम भी करते थे। हाँ, वो इनके टुकड़ों में पलते थे। काम तो होता है कि आप पेरोल पे, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ। वो खाना पीना, उनके जूते कपड़े, ईद शबरात सब बिल्ला पहलवान करता था। ये मेरे ख्याल 96 में ये बिल्ला 94 में मर्डर, 94 में। और ये वही दौर है जब आप जवानी और इस दौर में। मैं उस वक्त मेरा जो है ताल्लुक इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा था। ये लोग मेरे पास में केसेस की जमानतों के लिए, क्योंकि सारा हमारा जो है फैमिली बैकग्राउंड वकला पे डिपेंड करता है, तो वकील के चैम्बरों में इन्होंने आकर बैठ जाना, जिसकी वजह से लोग, मेरी हवा उन्होंने बनाई थी कि ये डॉन था। चूंकि क्रिमिनल्स जो आते थे तो मैं उनको अपने भाई के ऑफिस में बिठा देता कि बैठे हुए आते हैं। आप भी कुछ इसी तरह की खानदानी दुश्मनी के जद में भी थे, तो शायद उस वजह से भी फिर रेलेवेंसी हो जाती है दुश्मनी में भी। और लोगों ने झूठी सच्ची FIR करवाई थी, मुझे जेल 12 दफा जाना पड़ा। तो अंदर इसी तरह के लोग होते हैं। अच्छा, बिल्ले पहलवान से शुरू करते हैं कि जो बिल्ला ट्रका वाला था वो किस तरह से उनकी दुश्मनी का आगाज होता है, और ये दुश्मनी जो ये बाबा और शफीका क्या बता रहे हैं ये बट फैमिली तक कैसे पहुंच जाती है, मतलब कि ये आपस में कैसे? मैं वजाहत करता हूँ आपको। बिल्ला ट्रका वाला तक की जो दुश्मनी थी ना, ये पुलिस की लगाई हुई आग थी। सुल्तान गाड़ा, चौधरी सदीक, उस वक्त ना जो अफसरान थे उनका नाम आपको बताता है, अहमद खान चदड़ थे, SP CIA थे। रऊफ डोगर जो था ना वो किला गुज्जर सिंह का DSP था। असलम शाही और राय मीर खर, ये मुख्तलिफ दौर में ना CIA कोतवाली में विराजमान रह चुके हैं अहमद खान चदड़ साहब के नीचे, जिनके बेटे इस वक्त CCD वो जो है CTD जो है ना उसके दरगाल में बहुत बड़े ओहदे पे हैं। अशरफ चदड़ उनका नाम है। तो वो एक लेजेंड कानूनदान थे अहमद खान चदड़। लेकिन उसके उनके नीचे जो टीमें थी ना, इनमें पुलिस वाले जो थे ना वो उजरती कातिल थे। मैं ऑनर आपको कह रहा हूँ, पुलिस वाले उजरती कातिल थे। क्योंकि पिंडों से आए हुए थे, लाहौर के ये रिहायशी नहीं थे, ये टेंडर उठाते थे, ये बंदों को मारकर इनके पेट फाड़कर दरिया बुर्द कर देते थे। मतलब जो भी कत्ल इस तरह की वारदात में मुलविस की, उन्होंने फिर पुलिस की वर्दी पहन ली ताकि उनको नहीं, उन्होंने वर्दी नहीं पहन ली। पुलिस वाले भर्ती तो पहले के थे ना। बिल्ला ट्रका वाला एक बिजनेसमैन था, इसके बड़ों की ये हवा थी कि ये ब्लैकिए थे। पुलिस वालों की नजर में ना कि ये बच क्यों जाते हैं, यानी कि इनके बड़े ब्लैकिए थे। लोगों ने, पुलिस अफसरान ने सुन रखा था कि इन्होंने अड्डे में जो ट्रक वगैरह बनाए, जो प्रॉपर्टी बनाई, सब ब्लैक की कमाई से है, जो कि इसका दादा परदादा नत्थू पहलवान करता था। ठीक है। वो पसीन वाले जो है ना, पीला कश्मीरी वगैरह जो मर्डर हो गया, उनके सियासत सारे घर का ताल्लुक वास्ता है, वो भी ब्लैक किए थे। ये लाचियां वगैरह इनकी ब्लैक इंडिया, ये सिर्फ पान शान मंगवाते थे, जो भी गिव एंड टेक करते थे। तो वो पुलिस वाले ना उनका ये काबू नहीं आते थे। डेरा इनका इतना बड़ा था, ट्रक अड्डे जो थे, ट्रक के जो अड्डे वो बनाए हुए थे इन्होंने, और सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े होते थे। आपको पता है कि आप देखें लाहौर का सबसे जो मंथरी वाला थाना ना वो लारी अड्डा है आपको इस चीज का नॉलेज? क्यों? उसके अंदर लारी अड्डा है।
गाड़ियां आती हैं, पुलिस वाले शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, किसी के पास नहीं है, परदेसी होते हैं, 500,000 निकला ले गए, सुबह वो कंप्लेंट करने के लिए लाहौर रहेंगे, उनके पास तो था ही 1500 2000, वो पुलिस वाले छीन लेते हैं। वो डकैतों का, चोरों का थाना है, ज्यादातर वहां पर करप्ट अफसर लगते हैं। इसी तरह जो है ना, ये काबू नहीं आता था। वो पुलिस वाले गुजरते हुए देखते ट्रक अड्डे अंदर लग रहे हैं, बिजनेसमैन तो बहुत बड़ा था। इसका एक झगड़ा हो जाता है अड्डे के अंदर ना। इसका जो टीपू का फर्स्ट कजन है, उसका नाम था जिमी लंबा, वो दियो का जो उसका काद था ना, 100 फुट का आप लगा लें, बहुत तगड़ा मोटा था। उसको टीपू वाला मुंह नहीं लगाते थे। अब आप दुश्मनी देखिए ना हुआ कैसे। वो जो है ना, उसको पता लगता है कि वीदियां के भाई ने जो है ना, हमारे अड्डे के बाहर, आपको पता है वहां से आगे बांसा वाला बाजार शुरू हो जाता है, उसने एक अड्डा लगाया था। वो फटा लकड़ी का बना के रात को बंद करके लॉक लगा देते थे, सुबह एक तरपाल खोलकर नीचे बांस वगैरह बेचते थे। वो जो जिम्मी था ना, वो जाकर वीदियां के भाई पिंकी को जो है ना, वीदियां मुलजम में नामजद बिल्ले की FIR में, वो हनीफे के दोस्त थे। हनीफा अखाड़े में जोर करता था, अंदरून शहर का रिहायशी था, पेशे के एतबार से मजदूर था, ईंटें उठाने वाला। अच्छा। और इसका बाप राज था, जो दीवारें प्लस्तर करते गरमाले फेरते हैं। इसका बाप जो था बाबा ईदा। तो वो बाहर जाकर जिम्मी उसको कहता है, एडा चूकत हो तू साड़ी दीवार देना। वो कहता है यार मैं भलवान दा तलक। टीपू और जो था ना, वीदियां दोनों क्लास फेलो हैं। अच्छा, कैसी बात आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं अंदरून शहर में। उसी को, उसके भाई को, टीपू का जो है वो कजन जाके उसको कह रहा है कि यहाँ से अड्डा उठाओ। उसको भी उसके भाई को, अच्छा, पिंकी को, अच्छा, पिंकी जो अड्डे पे बैठता था। ठीक है। वो झगड़ा हो जाता है, वहां पर जो है ना, जिम्मी को लग जाती है छुरी, और इनके अड्डे से एक बंदा पिस्टल लेके जाता है। गनमैन उस वक्त नहीं होते थे, कोई कॉन्सेप्ट अड्डे पे गनमैन का नहीं था, क्योंकि था ही नहीं काम, किराए शराए आते तो और ऐसा सीन ही नहीं था। वो अंदर से एक पिस्टल वाला मसला, पिस्टल बरदार जो जाके फायर मार देता है विद्या के भाई पिंकी को, फायर लग जाता है। अब ये जो थी ना हनीफा वगैरह सारे, उस वक्त ये काम शाम नहीं करता था उसके पास, वो जो है ना बिल्ले के पास हनीफा, ये अखाड़े पे जाता है, वहां जाता है, ये जिधर भी जाता है, ये सब इकट्ठे होकर जत्थे की शक्ल में आते हैं, झगड़ा होता है, फायरिंग शायरिंग होती है। और ये लड़ाई जो है ना, पूरे अंदरून शहर के जो मुदब्बर लोग थे, इनमें जनाब वो जो थे तीफी भट्ट साहब, वो सरे फहरिस्त थे, वो भी इनके साथ जाते हैं। अड्डे के अंदर जाकर बैठ के कुरानी ईमानी जो है ना सुलह हो जाती है, मामला खत्म हो जाता है। अब इस बात की इंफॉर्मेशन जब मुतलका थाने में पहुंचती है ना, कि छुरियां चली, खंजर चले, गोली चली और सुलह भी हो गई, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਲਾਹ करके बह गया। वो सुल्तान गाड़ा और चौधरी सदीक जो कि कोतवाली लगे हुए थे, और सुल्तान गाड़ा DSP जो था ना लोहारी था। ये आपको बात सुना रहा हूँ, गालिबन मेरा ख्याल है 88 या 89 की होगी, कंफर्म। अब डेटें जाकर थानों में चेक करो, उन डेटों में यही अफसर वहां तैनात थे। तो वो जाकर जो है ना, उसको कहते हैं बिल्ले को भलवान है, तू सुलह कर लेती, ए जेड़ा काम मुंडे ने तेरे ने किया ना, नौकरां ने कंगलियां ने, ए कल नूं राह बन जाने। अब बात तो सारी दुनिया समझ रही, मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों ने फिर तेन शुरू है ना छेड़ना। वो बिल्ला पहलवान दरवेश आदमी था, ये देसी मेहनत करता था, अखाड़े के पहलवान थे। जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करेगा ना, वो जीन्स की पैंट भी आप देखेंगे वो पहनता है, और वो लोग यानी कि नजर आता है कि बॉडी बिल्डर है। उनका माइंड सेटअप भी चेंज होगा। हाँ। उनका माइंड सेट जो है ना, वो डिफरेंट होगा। जो देसी करता है वो खुले कपड़े पहन के, पहलवान का नाम आते ना, लोगों के जहन में दरवेश आ जाता है, जबकि बॉडी बिल्डर का नाम से वैंडम आ जाता है जहन में। ऐसे होता है कि नहीं होता? ये देसी मेहनत करने वाले लोग थे, अखाड़ों के पहलवान थे, बादाम रगड़ने वाले थे। ये मेरा नहीं जहन मानता कि बिल्ले ने इनको कहा होगा ऐसे करो। ये उनकी माओ बहनों को उठाकर ले जाते हैं, थानों के अंदर ले जाकर उनको जो है औरतों को छितर मारते हैं। और ये प्रोग्राम मैंने बलाज की जिंदगी में किया हुआ है। उनके घर वालों को उठाने के बाद जो है वो ये घर वालों को, हनीफे की और बीतिया की फैमिली। अच्छा, ठीक है। इन दोनों की क्योंकि फायरिंग की है ना अड्डे पे जाके, तो वो हालांकि सुलह हुई है, सुलह के बाद पुलिस ने सबको उठा लिया है, और उठा के इनकी फैमिली को जो है। और जब मैंने प्रोग्राम अपलोड किया तो मैंने कहा था कि बलाज ने मुझे ये कहा था कि मेरे घर वालों को देखो क्या इस चीज का रिजल्ट मिला कि मेरी वालदा के ऊपर जो है ना, बलाज की वालदा के ऊपर 302 की FIR दर्ज हो गई थी, उसके मियां अमजद के कत्ल की, जो बिल्ले ट्रक वाले के कत्ल के अंदर शहादती था। तो वो कहता है कि 6 महीने मेरी वालदा ने अपनी इंटरम चलाई। कितना यानी कि देखे कुदरत का जो है ना होता है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, लड़ाई को जो है मर्दों तक रखें, कभी भी इस लड़ाई को जो है ना इसके तरह औरतें ना लाएं। बेशक एक बंदा पेशावर कोई करप्ट आदमी, उसके ऊपर 2 नंबर का लेबल लगा हुआ है यार, फैमिली जो है ना उसके मामले में वो भी सीधा हो जाए। अच्छा, फिर बिल्ला जो था ट्रका वाला, उसका कत्ल किस तरह से होता है? बिल्ला ट्रका वाला फिर ये प्लान कर रहे थे ना, भोला सनियारा जो कि अजगर हुआ है, किंग कॉन्ग जो बंदा हुआ है ना अंडरवर्ल्ड का, वो भोला सनियारा था सियालकोट वाला। उसके पास पप्पू बरवाला, बब्बू हानी, सब लोग उसके पास ट्रेंड, जो कि उजरती कातलों को तरबियत देते थे, वो लोग उसके पास वहां पे काम करते थे। तो ये लब्बा वगैरह उसको लेकर हनीफे को और इन सब को वहां पे चले जाते हैं कि भाई एड्डा बड़ा था जुल्म होया, आओ तो भोले को ले जाने हैं। तो भोले को जब ये देखते हैं ना, तो इनका चाका फट जाता है। पेशे के एतबार से ये मिस्त्री मजदूर कंगले थे,
تو جب یہ سمجھ لے کہ اتنے بڑے بندے کو ملتے ہیں جس کا نام بھولا سے نیارا تھا، اور اس وقت کے اخبارات نے جتنی اس کی کوریج کی تھی وہ ایک ہی ون مین شو تھا پاکستان کے اندر، تو یہ واپس آ جاتے ہیں، آ کر جو ہے نا پلان بناتے ہیں کہ بلے کو اڑا دینا ہے، یہ بلے ٹرکاں والے کو جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ الگ سے دوسری دشمنی ہے، نتھو کی ختم ہو گئی، یہ نیفا بابا سے بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا تیسری نسل ٹیپو، وہ پولیس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ اس کے تعلقات تھے، نوید سعید، یعنی وہ اوپن تھے۔ بلے پہلوان کے تو ذرا ڈھکے چھپے تعلقات تھے نا، یہ اوپن تعلقات تھے۔ اس کے پاس بڑے بے شمار پولیس آفیسر، چوری شفقات، وہ بہت زیادہ اس کا تعلق تھا ٹیپو کے ساتھ، اور یہ پولیس کے نشے میں جو تھا نا بہت زیادہ تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے میں مخالفین کو مروا دوں گا، اور ہوا بھی ایسے۔ اس نے بلے اس کو جو ہے حنیفے کو، بابے کو، کالی کو، میاں داؤد کو، ان سب کو پولیس مقابلے میں مروا دیا تھا۔ اب جب وہ سارے مر جاتے ہیں نا تو دشمنی تو ہو گئی ختم، وہاں پہ تو دشمنی ختم ہوگی نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، بٹ برادرن جو ہے نا، جو بٹ اینڈ کمپنی ہے، ان دونوں کا جو ہے نا دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ وہ جنگ لگائی پولیس والوں نے، پہلی کا کیا کہاں سے شروع ہوئی مجھے نہیں پتا، میں نے بتایا کہ ایسے ہوا ہے۔ اب تیسری نسل پہ آتے ہیں نا، یہ ہوا تھا۔ اس میں اگر میں کہوں نا کہ پولیس والوں نے آگ لگائی تو وہ تقریباً جو ہے نا درست بات نہیں ہوگی۔ سچی بات کیا ہے، یہ آگ لگائی ہے پراپرٹی ڈیلروں نے۔ اب پوچھیں کیسے ایسے لگائی کہ چتراہٹ کا رولا تھا۔ اب چتراہٹ میں بھی کوئی نہ کوئی تو جو ہے آغاز کا ہوگا نا نقطہ۔ کیا تخت لاہور کی چتراہٹ؟ نہیں، کوئی تخت لاہور کی چتراہٹ نہیں، گھر بکتے تھے اندرون شہر میں، کوئی دکان بک رہی ہے نا، تو پراپرٹی ڈیلروں کی باڈی لینگویج آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا، چوانی سودا لب دبے، وہ تو 30 پیسے لے دی کرتے ہیں نا، ایسی بات ہے۔ وہ بٹ کے پاس گئے، گوگی بٹ کے پاس، انہوں نے جا کے جی کہ بٹ جی سودا لب دبے 20 پیسے ہیں۔ اب وہ 20 پیسے میں ڈن کر کے زبانی کلامی، تو پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا 20 پیسے جو گوگی بٹ نے کہہ دیا کہ یہ میں 23 لاکھ آپ کو بیانہ دیتا ہوں، یہ اٹھ کے ٹیپو کے پاس چلے گئے۔ یہی پراپرٹی ڈیلر، انہوں نے جا کر وہاں پہ ٹیپو پہلوان کو کہا کہ جی فلان جی سودا لب دب ہے 35 پیسے، وہاں پہ اور 2 پیسے کا مارجن، ان کو جدھر بینیفٹ نظر آیا نا انہوں نے سودا کروا دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے گوگی بٹ سے اگر بات کی ہے نا تو گوگی بٹ نے نظر رکھی ہے کہ یہ گھر جو ہے نا میں لینے لگا ہوں۔ اب 20 دن کے بعد انہوں نے بھیج دیا ڈیلروں نے ٹیپو کے بندے وہاں پر آتے ہیں، جب وہ اس مکان پہ آگے قبضہ کرنے لگتے ہیں نا تو وہاں پر مذمت شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ گوگی بٹ یا اس کے بندے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سودا دیسی لیتا ہے، وہ اسی چکر میں کھینچا تانی سٹارٹ ہو گئی، اور یہاں سے چدراہٹ کا رولا شروع ہو گیا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، وہ کہتا ہے میں زیادہ طاقتور ہوں، تو یہاں سے چدراہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اے میری ہے تیری ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں وہ اس کا کیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے۔ اس میں کئی افراد مرے ہیں، ان گھروں کے نہیں، اس میں کئی افراد کیسے مر گئے جو ان کے شوٹر ہوتے تھے، گوگی بٹ اینڈ کمپنی کے یا ٹیپو کے، وہ شوٹر بائٹ انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ، عاطف وغیرہ، عامر بٹ، ایک دوسرے میں یہ مرج ہوئے تھے۔ اس گینگ وار میں، اس دشمنی میں ہوئے 4 بندے قتل، اور اس گینگ وار میں میرا خیال ہے 2 سے 2.5 درجن لوگ، جن میں کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی جو ہے نا گولیوں کا نشانہ بنا۔ اچھا، جب یہ ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پہلے تو بچ گئے، اور پھر اس کے بعد جب ایئرپورٹ پہ وہ قاتلانہ حملے کے نتیجے 2003 میں ہوا تھا، جی، اور اس کے بعد پھر میرے خیال 2009 میں جو 2010 میں جب وہ جامبر نہیں ہو سکے، اس کی بھی جو ایف آئی آر ہے یہ بٹ فیملی پہ ہی کٹی، وہ جو ایئرپورٹ والی تھی، جی ڈیفینیٹلی وہ ان کے اوپر انہوں نے کاٹ، ان کا ہاتھ بھی تھا یا کیا معاملہ تھا؟ نہیں، ہاتھ اس میں نہیں تھا نا، اس میں آدھے نے شوٹر پکڑا گا زندہ وہاں پارکنگ کے اندر تھے، تو وہ جب پکڑا جاتا ہے تو وہ پولیس کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے، یہ اتھینٹک ہے جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے بھائی کو ٹیپو نے مروایا ہوا ہے، اور خرم اجاز کا جو بیان تھا، تو اسی بیان کی روشنی میں وہ سزائے موت ہو گیا تھا، اور یہ بیان جو ہے نا گرفتار ملزم کا تھا۔ اور آپ کو ایک چیز آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں، بلکہ پبلک بھی سن لے، پولیس کی کسٹڈی میں جب پولیس والے آپ کو ایف آئی آر میں گرفتار کر لینا، وہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے، ویسے اس کو نجی ٹارچر سیل میں نہ رکھا ہوا بغیر گرفتاری کے، وہ الگ بات ہے۔ تو اگر وہ گرفتاری پڑنے کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے نا تو وہ گرفتار ملزم کا جو بیان ہے نا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا، اس نے سٹیٹمنٹ، لیکن جو یہ فیملی تھی انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بٹ فیملی نے، میں بتا، اس نے بیان یہ دیا نا، اس بیان کی روشنی میں اس کو سزائے موت ہو گئی، لیکن لچک والا بیان ہے نا، آگے سے وہ 25 سال میں کنورٹ ہو گئی، لیکن حقیقت میں جو تھا نا وہاں پہ ایک پسٹل پکڑا گیا تھا اس لڑکے سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ چیز کہیں لکھی پڑی نہیں ہے لیکن یہ ہر زبان پہ زد عام ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ بٹ صاحب کے حق میں بولتا ہے، اور بھائی میں یہ دیکھو کیسی بات کرنے لگا ہوں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب کا پسٹل تھا انہوں نے بدل لیا تھا، پولیس کو یہ بات کہتا ہے کہ وہ شاید ویپن چینج۔ اب جو ہے نا خرم اجاز، اس کی اپنی دشمنی تھی ٹیپو کے ساتھ، قتل کیا ٹیپو کا جس نے قتل کیا نا وہ تو اپنی دشمنی ویسا کیا نا، تو لوگ یہ لوگوں کو بیرون ملک یہ پتہ ہے، لوگ لکھ دیتے ہیں یہ جو ہے نا نسل در نسل جو سارے، اور بھائی ان کی الگ الگ افراد سے دشمنیاں تھیں، بلے کی کسی اور کے ساتھ ہی وہ مر کے
उन सबको टीपू ने पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। तो फिर ये टीपू के ऊपर हमला कौन कर गया? वो हमला पहला जो अवाने वदल वाला था ना, वो खालिद चिट्टे ने किया था। अब उसमें देखें FIR जो है गोगी भट्ट पे दर्ज हो गई, तीफी भट्ट पे दर्ज हो गई, वो मलक एहसान पे हो गई, शफकत बगे पे हो गई। उस FIR में आबद बॉक्सर का नाम आ गया और 6 का नामालूम थे। 5 गनमैन मरे हैं और टीपू को 8 फायर लगे हैं और अवाने वो बच गए थे। बाद में FIR नामजद होने के बाद जो मुलजमान पकड़े गए उनमें आमर बोड़ा और मुबीन भट्ट थे। उन्होंने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने खालिद चिट्टा के कहने के ऊपर जो है ना ये कत्ल किया है। और खालिद चिट्टा चूंकि मेरा दोस्त था, मेरा उसके साथ अच्छा ताल्लुक था, उस कत्ल में जो था ना पुलिस को बहुत ज़्यादा मतलूब भी था। मैंने उससे उसकी ज़िंदगी में पूछा था, मैंने कहा की कराई, तो उसने मुझे कहा था कि मैं चाहना था कि गोगी भट्ट वगैरह जो ना फारग हो जान, इन्हों का पर्चा होया टीपू के कत्ल का, लाहौर छड़ देन तो मैं लाहौर का किंग बन जा। अब आप ये देखें कि एक किंग बनने का प्लान सोच के बना नहीं किंग, वो 5 लोग मर गए, 5 लोग मार दिए, 6 जख्मी कर दिया। हाँ। और प्लान क्या था कि जी दूसरे फैमिली पे उसकी FIR गलत कट गई। हाँ। मैं तो पहले ऑनर ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को बताने लगा हूं, अगर FIR दुरुस्त हो ना तो फिर आप डट के पैरवी करें, अपने बच्चों को तैयार करें, उनको बॉडी बिल्डर बनाएं, उनको गन शूटर बनाएं, और आपके वो बच्चे हैं दुश्मनी में उनको कोई बदले लें। ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, तो मैं अपने पास से थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई मैंने दे दिया फतवा। बदला लेना आप पे फर्ज है। अगर आपका कुछ जुल्म करता है, आपके साथ ज्यादती करता है, आपका माल छीनता है ना, माल छीनने वाले के खिलाफ भी जहाद का जो है ना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे सिस्टम भी तो मौजूद है ना, कानून भी तो मौजूद है। मेरे वालिद साहब की FIR ना गलत कट गई थी। हमें आगे जब उन्होंने कहा जी हम कुरान पाक पर हलफ देते हैं कि हम मौजूद नहीं थे, मेरी वालदा ने कहा पुत्र बोलना नहीं, कुरान से छो। हमने कुरान पाक पे उनसे हलफ लेकर उनको माफ कर दिया, नामजद मुलजमान को। बाद में कातिल कोई और निकला और उसको मैंने फिर जिस तरह छली भूनते हैं ना, छली भूनते कभी देखा ना, टप टप के आवाजें आती हैं, उसको फिर मैंने ऐसे जो है ना उसको जो है ना ऊपर भेजा था कि यार ये मरते हुए भी याद रखे कि मेरे साथ हुआ क्या था। वो बदला था मेरे अंदर की आग थी, वो नहीं ठंडी होती थी भाई। मेरा पीछा बाहर उठाता था, मैं उम्र मेरी छोटी थी, मुझे पता था कि 10 20 25 साल अगर सजाए मौत भी हो गया तो बाप को जाकर शर्मिंदा तो नहीं होगा।